हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। ये दो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वृद्धि क्या होती है और परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। तो इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं और कैसे हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वृद्धि की बात की जा रही है, वृद्धि की बात की जा रही है और दूसरी बात की जा रही है प्रक्रिया के बारे में। अब ये सारी बातें हमारी किस रिस्पेक्ट में हो रही है? सारी बातें हम जनसंख्या के संदर्भ में कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? जनसंख्या के बारे में कर रहे हैं। ये सारी बातें हम किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? जनसंख्या के बारे में कर रहे हैं। अब ये जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है, मतलब ये बढ़ी। वृद्धि का मतलब क्या है कि अगर मैं बात कर लूं कि ये पिछले साल मान लीजिए कि 110 करोड़ थी और ये अगले साल बढ़कर 121 करोड़ हो गई है, तो यहां पर आपको कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, संख्या कुछ बड़ी हुई देखने को मिल रही है। ये सब किस में लिखा हुआ है? मान लीजिए 110 और 121 लिखा है, तो ये क्या है? कुछ बढ़ गई है। मतलब कितने से बढ़ गई है? 11 से बढ़ गई है। ये बढ़ोतरी है, ये वृद्धि देखने को मिली। तो ये वृद्धि जो हुई है, अब ये वृद्धि आपको कैसे दो प्रकार से देखने को मिलेगी। एक तो वृद्धि आप संख्या में देखेंगे और दूसरी वृद्धि आप प्रतिशत में देखेंगे। तो ये संख्या में वृद्धि और इसी को फिर आप क्या करेंगे? प्रतिशत में निकाल लेंगे, तो ये वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये वृद्धि कैसे हो रही है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे जनसंख्या में परिवर्तन। प्रक्रिया मतलब किसमें देख रहे हैं आप? यहां पर परिवर्तन में आप देख रहे हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया देख रहे हैं। और ये परिवर्तन कैसे होगा? घटने में भी होगा और बढ़ने में भी होगा। मतलब कहीं पर घटेगा भी और कहीं पर बढ़ेगा भी। ये दोनों प्रकार के परिवर्तन आपको यहां पर देखने पड़ेंगे। दोनों प्रकार के परिवर्तनों को आपको यहां पर समझना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया हो गई, ये परिवर्तन की प्रक्रिया। आप देख लेंगे जनसंख्या परिवर्तन कैसे हो रहा है। वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे आप देखें चाइना का घट गया है तो हम नंबर 1 हो गए। तो ये प्रक्रिया आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। ये हम यहां पर सारी बातें करने वाले थे या बातें कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में अगर आप बात करते हैं कि कैसे प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कैसे आप जनसंख्या में बदलाव आपको देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे और आप पाएंगे कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अब ये परिवर्तनशील प्रक्रिया कैसे है? उदाहरण के तौर पर आप समझिए। उदाहरण अगर मैं लेता हूं, कैसे? एक घर का उदाहरण मैं ले लेता हूं, किसी के एक घर का। मान लीजिए कि उसके घर में एक मान लीजिए कि क्या है, अगर अपन ऐसे बना ले कि उनके घर में एक कपल थे, कोई भी एक कपल थे। ये दो कपल बना दिया अपन ने, कौन से? मेल और फीमेल कर दिया। और इनके क्या हो गए? मान लीजिए कि इनके 4 बच्चे हो गए। 2 आपको लड़के देखने को मिलेंगे, 2 बॉय देखने को मिल गए, और मान लीजिए कि 3 बॉय देखने को मिल गए। लड़कियां अपन ने माना कि अभी नहीं है। फिर वो आप लोग बोलेंगे सर वो ससुराल चली जाएगी, तो फिर वो समझ रहे हैं, फिर समझने में आप समस्या पैदा कर लेंगे। तो अभी क्या है कि इनने क्या कर दिया है, ये दो लोग थे, 2 से कितने हो गए? 3 और हो गए। टोटल पॉपुलेशन इस घर की कितनी हो गई? 5। टोटल पॉपुलेशन इस घर की कितनी हो गई? 5। अब मान लीजिए कि अगली पीढ़ी में अभी क्या है, ये 2 से क्या हो गई? बढ़ गई उस घर की जनसंख्या। पहले मान लीजिए 2 थे और इनके माता पिता हो गए, तो 2 2 4 थे। 4 से बढ़कर कितनी हो गई? अभी 3 और बढ़ गए हैं, तो 4 और 3 7 हो गए हैं, अगर हम इनके माता पिता को भी मान लेते हैं तो। लेकिन अगर केवल हम इनको लेते हैं तो ये 2 लोग हैं, इनके 3 बच्चे हैं, तो कितने हो गए? 5। पहले ये 2 लोग थे घर में, 3 और बढ़ गए 5। मान लीजिए कि अगली पीढ़ी में इन लोग के विवाह नहीं होते हैं, इनके विवाह नहीं होते हैं और इनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या यहां पर भी जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो क्या हो गई? घट गई। तो यही तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। कभी यहां पर बढ़ गई, कभी यहां पर घट गई, फिर हो सकता है कि बढ़ जाए, फिर हो सकता है कि घट जाए। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको क्या कहते हैं? परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार क्या होता है? परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। किसमें किसमें? संख्या में, वितरण में और संगठन में आपको लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होकर निकलता है। कैसे? लोगों का जन्म होगा, है ना, लोगों का जन्म होगा और मृत्यु होगी और फिर वो कहीं और की तरफ चले जाएंगे। तभी तो मान लीजिए किसी एक इलाके में लोग रह रहे हैं, किसी एक इलाके में लोग रह रहे हैं, तो वहां पर कुछ लोग पैदा हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग वो इलाका छोड़कर चले जाएंगे। तो इन 3 के आपसी संयोजन के कारण, है ना, इन 3 के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण आपको जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, या वो परिवर्तनशील प्रक्रिया आप देख पाते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है? किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में
किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में कुछ परिवर्तन हो जाना, किसी देश के मतलब राज्य या देश के निवासियों की संख्या में कुछ परिवर्तन हो जाना। इस प्रकार के परिवर्तन को आप किस प्रकार से देख सकते हैं? दो प्रकार से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। पहला आप कह सकते हैं सापेक्ष वृद्धि, और दूसरा क्या कह सकते हैं? प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। दूसरा कैसे बता सकते हैं? प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। सापेक्ष मतलब सीधे आप बता रहे हैं कि इतनी थी और इतनी हो गई है, और फिर दूसरा आप बता सकते हैं परसेंटेज के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। मान लीजिए कि अगर पिछले साल 100 थी और इस साल 110 हो गई है, तो बढ़ोतरी कितने की हो गई है? 10 की हो गई है। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी? 10, और इसका प्रतिशत भी आप निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 10% निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। जैसे आप क्या है, तो एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। कुल में कैसे? अब यहां से जो बढ़ गई, अब कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 110। तो ये कुल जनसंख्या में भी आप वृद्धि का परिणाम देखेंगे। जैसे आप देखें पहले की जनसंख्या के बाद, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर आप क्या कर सकते हैं? वो वृद्धि निकाल सकते हैं। और अगर इस तरीके की जनसंख्या को निकालते हैं तो क्या कहलाती है? निरपेक्ष। क्या कहलाती है? निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। जैसे कैसे निकालना है? अब ये पहले की जनसंख्या हो गई है ना, ये पहले की हो गई और ये बाद की हो गई, ये बाद की हो गई। तो अब बाद में से पहले की निकाल लेंगे तो बचा कितना? 10। तो ये क्या जाएगा? इसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष वृद्धि इसको कहा जाता है। क्या कहलाती है? इसको निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्लियर बात? जनसंख्या की वृद्धि का दर, दूसरा जनसंख्या की वृद्धि का दर या जनसंख्या वृद्धि दर का दूसरा महत्वपूर्ण है ना, जनसंख्या वृद्धि दर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या होगा? ये होगा कि आप प्रतिवर्ष निकालें। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रतिवर्ष 2% के आधार पर जनसंख्या बढ़ जा रही है। जैसे आप देखें 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि क्या है? 2% आपको इंगित कर रहा है। जैसे आप देखें 1991 में हमारी जो जनसंख्या थी, आप देख पा रहे हैं कितनी है कि 3,610 लाख, मतलब 36 करोड़ के आसपास थी, से बढ़कर कितनी हो गई है? आप देख पा रहे हैं कितनी हो गई है? अब 2011 में देखें 12,100 हो गई है, मतलब 121 करोड़ हो गई है। तो अब इसमें क्या है? ये वृद्धि आप देख पा रहे हैं। यहाँ की वृद्धि आप देखें, ये 1951 की थी और ये आज की हो गई है इतनी। तो इसमें लगातार कुछ वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। यहां पर आप दशक में वृद्धि देख रहे हैं कि हर एक दशक में कुछ आपको चेंज यहां पर देखने को मिल जाता है। जैसे आप देखें यहां पर आपको कितना चेंज देखने को मिल रहा है, तो यहां पर 42%, मतलब 42.43 लाख, 78.15 लाख, फिर आप देखें कि 108.92 लाख, फिर 135.17, फिर 163.09, फिर 182.32 और 121.4। ये आप हर 10 साल की वृद्धि की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप वार्षिक वृद्धि देखें तो आप पाएंगे कि लगभग 2% के आसपास की वृद्धि देख पा रहे हैं। पहले 7% थी, फिर लगभग 2% की वृद्धि आप सब जगह यहां पर देख पा रहे हैं या देख रहे होंगे, या इतनी ही होती है। और हमने ये सारणी वगैरह में तो देख ही लिया कितनी वृद्धि होती है, उसको समझ लिया। अब हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ में आप देखें यहां पर क्या बता रहे हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रति वर्ष जो प्रति दशक वृद्धि के बारे में बात की जा रही है। तो 1951 से 61 तक आपको वृद्धि कितनी देखने को मिली? 21.64। फिर आप देखें 1961 से 71 तक आप देखें कितनी वृद्धि हुई? 24.8। फिर आप देखेंगे कि 1971 से 1981 यहां से आप देखेंगे जो ग्रोथ है वो घटना स्टार्ट हुई। 24.8 थी, यहाँ पर 24.66 हो गई। फिर इसके बाद 81 से 91 में 23.87 हो गई। फिर 91 से 2001 के बीच में 21.54 हो गई, और 2001 से 11 के बीच में आप कितनी देख पा रहे हैं? 17.64 हो गई। अब ये आप कहेंगे कि सर यार ये स्लोप ऐसा क्यों जाने लगा है और यहां तक ये बढ़ी क्यों है? तो इसके पीछे कारण क्या था? यहां बढ़ क्यों रही थी? तो यहां पर आप देखें बढ़ने के पीछे कारण ये था कि लोगों का स्वास्थ्य बहुत ठीक था और जन्म दर बहुत ज्यादा था। और यहां पर अगर आप देखें को शुरुआत में बैलेंस कैसे बनी रही? आजादी के पहले तक तो मृत्यु दर भी उतना ही था, इस कारण से जितने लोग पैदा हो रहे थे, मर रहे थे, तो बैलेंस बनी थी। स्वास्थ्य अच्छा हो गया, हेल्थ की सुविधाएं बढ़ने लगी, तो मृत्यु दर पर कंट्रोल हम पाने लगे। तो धीरे धीरे क्या है कि इस पॉपुलेशन आपको बढ़ते हुए दिखी। फिर आप बोले कि सर ये गिरने क्यों लगी? क्योंकि हमने क्या हेल्थ फिर से खराब कर दिया? नहीं, हमने लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया, उनको न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, स्मॉल फैमिली के बारे में या परिवार नियोजन के बारे में हमने उनको समझाना स्टार्ट किया। तो अब हमारे दो के कॉन्सेप्ट पर लोग आ गए। इस कारण से जनसंख्या क्या हो गई? लगातार घटना स्टार्ट हो गई है। आप देख पा रहे हैं ये संख्या में दी गई है, जनसंख्या लाखों में दी गई है। अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे लाखों में दी गई है कुल जनसंख्या के आधार पर। ये आप देख पा रहे हैं कुल जनसंख्या भी लगातार आप ऐसे कुछ आप देख पा रहे हैं ये बढ़ते ही चली गई।
ग्रोथ रेट की अगर आप बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रोथ रेट क्या है, पिछले की तुलना में साल कम बढ़ी, लेकिन कुल वृद्धि तो हुई है। इसी कारण से ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बढ़ते ही चले जा रहा है। क्लियर बात ये वाली। चलिए 1981 में मृत्यु दर धीरे धीरे क्या हो गया था, कम होने लगा था। इसी दौरान जन्म दर में तेजी आ गई थी और फिर केवल 1990 में कुल जनसंख्या आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ बदलाव इस कारण से आपको देखने को मिले। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है और विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक आपको देखने को मिलती है। जब 10 करोड़ की जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। 10 करोड़ में मान लीजिए कि आपने 2% की आपने बात कर दी, तो आप समझिए कितना बड़ा फिगर हो जाएगा। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है ना, कि इनको निष्क्रिय कर देगा उसके लिए बहुत है। वृद्धि दर में कमी, वृद्धि दर में कमी हो गई, जन्म दर पर भी नियंत्रण किया गया। तो इसके लिए क्या कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी सफलता के कारण ही आप ये जन्म दर और वृद्धि दर में, जन्म दर में भी कमी आई है और वृद्धि दर में भी कमी देख पाए हैं। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर आप देखें, जनसंख्या वृद्धि दर जारी रही। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है नहीं, ये पुरानी बात हो गई है। हम क्या हो गए हैं, इंडिया सबसे बड़ी है ना। आप ये फिगर तो बताया गया 2045 में आप ऐसा करेंगे, लेकिन ये 2023 के अंदर इंडिया नंबर 1 हो गया है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन और चाइना क्या हो गया है, नंबर 2 हो गया है। ये याद रखना है। ये 2045 की बात हो रही थी, लेकिन हो कब गया है, हो सब कुछ भारत में मतलब हो सब कुछ कब गया है, 2023 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, तो जनसंख्या में परिवर्तन 3 मुख्य प्रक्रियाएं आपने देखी हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो आप जन्म दर पर बात करते हैं, दूसरी आप मृत्यु दर पर बात करते हैं और प्रवास पर बात करते हैं। इन 3 के आधार पर ही आप जनसंख्या वृद्धि देख सकते हैं और उसके परिवर्तन की प्रक्रिया देख सकते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है ना। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि आपको देखने को मिलती है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसको जन्म दर कहा जाता है। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक होता है, मतलब 1000 में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जन्म दर कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और ये प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, हमेशा क्या रहा है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। बिल्कुल अपोजिट हो गया, पैदा होने वाले क्या हो गए आपके, जन्म दर हो गई, और मरने वालों को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारतीय जनसंख्या की वृद्धि की दर का प्रमुख कारण है। मान लीजिए कि यहां से ये लोग कुछ आ रहे हैं, मान लीजिए कि इतने लोग आ रहे हैं, 5 लोग, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, इसको अपन ने क्या कह दिया, जन्म दर कह दिया। और अगर हम कह रहे हैं कि इतना ही क्या हो गए, लगभग इसी रेट से क्या हो गई, मृत्यु दर हो गई, तो क्या है, आपको पॉपुलेशन यहां पर क्या मिलेगी, संतुलन में मिलेगी। कैसी मिलेगी, संतुलन में मिलेगी। लेकिन अगर जन्म दर में यहां पर बहुत तेजी से आपने वृद्धि कर दी है या हो गई है, या मान लीजिए कि नहीं भी हुई है, लेकिन आपने मृत्यु दर में यहां पर कमी कर ली कैसे भी करके, तो आप देखें कि पहले बराबर हो रहे थे, अब मर केवल एक रहा है, और 4 एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, मतलब संतुलन बिगड़ जाएगा, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगी, जनसंख्या आपको एकदम से बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण मृत्यु दर भी हो जाता है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर रहे। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण आपको क्या देखने को मिला, जन्म दर और मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि हो गई है। 81 से धीरे धीरे जन्म दर में भी कमी आना शुरू हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आप वृद्धि दर को भी कम देख पा रहे हैं। हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से आप जनसंख्या को बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाना, उसको आप क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। आंतरिक मतलब देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब एक देश से दूसरे देश की तरफ चले जाना। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है ना, सिर्फ क्या किसमें, घनत्व में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को यह प्रभावित कर सकता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, कैसे ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण, क्या होता है अपकर्षण, जिसको आप पुश, अपकर्षण मतलब लोग आकर्षित होते हैं शहरी क्षेत्र की तरफ, तो लोग वहां की तरफ जाते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं होती है, क्योंकि गांव में गरीबी है और बेरोजगारी है, तो इससे लोग क्या होते हैं, इससे प्रभावित होकर लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, अपकर्षण कहते हैं। तो प्रतिकूल अवस्था तथा नगर का अभिकर्षण है ना, नगर क्या कर रहा है, गांव से क्या हो रहा है कि आपको फेंका जा रहा है, गांव से आपको फेंका जा रहा है। कैसे फेंक रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी के कारण आपको धकेला जा रहा है। और कहां धकेल रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कहां आकर्षित हो रहे हैं, तो शहर आपको खींच रहा है, शहर आपको खींच रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको रोजगार मिल सकता है और जीवन अच्छा हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा रोजगार वृद्धि एवं अच्छे जीवन के स्तर को दर्शाता है। इस कारण से आप शहर की तरफ जाते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रवास क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र को, लिंग को और उसके दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में भी ये परिवर्तन लाता है, उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों में आपको देखने को मिलेगा, नगरों की जनसंख्या में अधिकांश वृद्धि देखने को मिलती है, उसमें नियमित वृद्धि देखने को मिलती है ग्रामीण की तुलना में। 1951 में कुल जनसंख्या में आप देखें कि 17.29 नगरीय थी और 2011 में आप देख सकते हैं कितनी हो गई, 31.80। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर वृद्धि ज्यादा हुई है। एक दशक के भीतर की अगर आप बात करें तो नगरों की संख्या 35 से बढ़कर कितनी हो गई है, 53 हो गई है। इतने शहर आपको देखने को मिलते हैं कि इतनी वृद्धि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब एक चीज आती है, इसको आप कहते हैं किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण किशोर जनसंख्या का आकार भी है। इसमें आप क्या करते हैं, तो इसमें आप 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल करते हैं और जनसंख्या का 5वां भाग इसको माना जाता है। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, क्योंकि यही आगे जाकर आपके देश को चलाने वाले हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास क्या हो सकता है, अवरोधित हो सकता है, तो इनको भी ध्यान देना पड़ता है, इनके पोषण पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं, पोषक तत्व की कमी आपको देखने को मिलती है। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता, जिसको आप हीमोग्लोबिन की कमी कहते हैं, वो भी इनमें आपको बहुत देखने को मिलती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तब उनके पोषक तत्वों या उनके विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, ताकि वो अपनी समस्याएं बता सकें या अपनी समस्याओं को सहज ही महसूस करके और उसका निदान कर सकें। शिक्षा के प्रसार और इसमें सुधार के द्वारा उनमें समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे उनके स्वास्थ्य का स्तर भी अच्छा रहे। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, तो परिवारों के आकार को सीमित रखकर, कैसे रखकर, सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। अगर आप देखते हो, भारत सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग स्कीम निकाली थी। हम दो हमारे दो का नारा दिया था। क्या था, पहले देखो नारे कैसे आए थे, अगर मैं बात करूं, बच्चे 2 या 3 अच्छे। क्या था, बच्चे, पहले क्या था, बच्चे 2 या 3 अच्छे। सबसे पहले ये नारा आया था। फिर आपने देखा होगा कि अब नारा आया है हम 2 हमारे 2। आपने सुना होगा इस नारे के बारे में। और अभी एक और नारा चल रहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो अगर आप चाहें तो कई सारी पिक्चरों में भी इनके ऊपर बताया गया है, कई सारी वेब सीरीज में भी बताया गया है, आपने देखी भी होंगी। तो बच्चे 2 या 3 अच्छे, हम 2 हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार, सरकार के द्वारा इस प्रकार की यहाँ पर स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार छोटे परिवार की तरफ ध्यान दे रही है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो सके। तो अब देखें यहाँ पर इन्होंने कई सारे कार्यक्रम चला दिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है कि अब ये उसका रिजल्ट निकल कर आया है कि हमने 2000 में एक नई नीति को लागू किया है। जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके, शिशु मृत्यु दर को
प्रति 1000 में 30 से कम करने के लिए, कि मतलब अगर बच्चे जो है पैदा हो रहे हैं तो 30 से कम ही पर उनकी डेथ हो, तो मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से छुटकारा दिलवाने के लिए, मतलब यहां पर टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाए गए, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि 18 और 21, 18 लड़कियों की और 21 लड़कों की रखी गई है, प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। क्या करती है? नीतिगत ढांचा यहां पर प्रदान करती है। तो ये हमने यहां पर सारी बातें इनकी देखी हुई, इनको हमने समझा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है ना, उसके बारे में जाना कि कैसे जनसंख्या वृद्धि होती है और क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। हमने जनसंख्या, किशोर जनसंख्या, इन सबके बारे में यहां पर जाना। मैग्नेट पेंट्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है, मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि सभी वीडियोस मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें, हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।